हेलो। तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि डी डी ए जे बी का डेट आ चुका है और साथ ही साथ आप बी टी एस सी जे का भी फॉर्म रिलीज हो चुका है। अब इस कंडीशन में अब दोनों को लेके चलना है। आपको डी डी ए जे भी देना है और वैसे कैंडिडेट जो एस एस सी देने के बाद अभी भी जिसका वो तो मेंस का तैयारी करेंगे, उसके साथ साथ उनको आपका डी डी ए जे बी टी एस सी जेई का भी तैयारी हो जाएगा। जो डी डी ए जेई का तैयारी कर रहे हैं वो बी टी एस सी जेई का भी उसका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको टेक्निकल सिर्फ पढ़ना है। बी टी एस सी जेई का सिलेबस ओनली फॉर टेक्निकल है भाई। ठीक है, कोई नन टेक का कोई पोर्सन नहीं है, मात्र टेक्निकल है। इसलिए टेक्निकल में फाइट करने के लिए स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे ओनली फॉर एमसीक्यू लेटेस्ट पैटर्न पे। और जब वैसे कभी ज़रूरत रहा कि नहीं हमको क्लासेस भी लेना है, मतलब थ्योरी के साथ, वैसे जैसे अभी टाइम नहीं है। ठीक है, अभी डी डी ए जे के लिए मैं बोलिएगा थ्योरी पढ़ाने के लिए तो उतना टाइम नहीं है। कल परसों 4-5 दिन के बाद एग्जाम है, वहाँ थ्योरी कहाँ से करवा सकते हैं? ठीक है, तो बेसिकली भी हम लोग देखिए क्या थ्योरी लोग सब कोई पढ़ता है। ठीक है, सब कोई पढ़ता है और सबको पढ़ा हुआ भी है। लेकिन हमको क्या करना है ना, सिलेक्शन लेने के लिए आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन आपको एमसीक्यू के साथ और आपको शॉर्ट नोट्स के साथ आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अनदर आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने जाने वाला है। थ्योरी तो बस एक तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, लेकिन जब तक उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे तो आपका थ्योरी कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो डेडिकेशन के साथ आप लोग तैयार हो जाएं। इस बार आपको मैं डी डी ए जेई को लेकर, अब सेट नंबर 4 तक अपलोड हो चुका है, सेट नंबर 3 तक। सेट 4 और सेट 5 बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। और जो अभी जो फिलहाल जो रहेगा, लोगों का रिस्पॉन्स था, लोगों का भाइयों का कमेंट था कि प्रीवियस ईयर करवाइए। ठीक है, तो अभी जो सेट नंबर 4 जाएगा वो ओनली जो 2023 में पेपर आया हुआ है, ठीक है, मैं उसका प्रीवियस ईयर करवाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर अभी अभी जो जैसे आज जो आपका डेट हो गया करीब 13 दिसंबर हो गया। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तभी अभी हम लोग प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कंटिन्यू आपके पास जितना भी प्रीवियस ईयर, ज़्यादा तो नहीं होगा, जो भी होगा पहले हम लोग प्रीवियस ईयर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा लीजिएंगे। उसके बाद फिर हम लोग डेडी मतलब एग्जाम जैसे नज़दीक आएगा, एग्जाम के 4-5 दिन पहले आपको एक्सपेक्टेड पेपर एक्सपेक्टेड पेपर आपको देंगे। ठीक है, कि इस मतलब सारा क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद एक्सपेक्टेड पेपर बनेगा और वहाँ से फिर आपको वो देख लीजिएगा, तो एग्जाम आपको बहुत हेल्प मिलने वाला। चलिए मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि डेडिकेटेड फॉर डी डी ए जेई एस्पिरेंट ओनली। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। देखिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड इज एग्जाम्पल ऑफ यूज टू मेक इस कंक्रीट। बताइए कैल्शियम क्लोराइड इसका क्या काम है और ये इसका एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, ये बताइए तो। देखिए, जब भी कंक्रीट में हम कैल्शियम क्लोराइड को डालते हैं, एज ए एडमिक्सचर है ये। ठीक है, एज ए एडमिक्सचर है, लेकिन इसका फंक्शन है, ये क्या करता है, कंक्रीट को एक्सेलरेट कर देता है, सेटिंग कोटिंग कंक्रीट के सेटिंग को एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एक्सेलरेटिंग दी क्या, कंक्रीट। ठीक है, क्या क्या एक्सेलरेटिंग दी कंक्रीट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आपको जानिए फिर आपको देखिए रिटार्डिंग के लिए इसका एग्जांपल क्या होगा, जिप्सम, शुगर, स्टार्च। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। जिप्सम तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन शुगर नहीं जानते होंगे, स्टार्च नहीं जानते होंगे। ठीक है, ये दोनों भी एग्जाम्पल है किसका, रिटार्डर का। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एज पर आई एस 456/2000 द मिनिमम सीमेंट कंटेंट टू बी यूज इन ए रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर विथ ए नॉमिनल वेट ऑफ एग्रीगेट 20 mm, नॉमिनल मिक्स साइज एट अ सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। बताइए क्या पूछ रहा है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट पूछ रहा है, किसमें, आरसीसी के केस में। आरसीसी केस में किसमें, कंडीशन क्या आपका, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। बताइए क्या होता है जी आरसीसी के केस में। ये आपका टेबल में कराया हुआ हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखे नहीं तो मेरा गलती नहीं है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। कितना होता है सीमेंट कंटेंट मिनिमम,
आरसीसी के केस में 300, 300, 320, 340, 360। चलिए तो हम लोग लिखते हैं 300, 300, 300, 320, 340, 360। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है सीवियर के केस में, तो सीवियर में मेरा सीवियर में कितना है 320, 320 इज राइट आंसर। पूछ देगा फिर माइल्ड में, तो माइल्ड में सारा लिखा हुआ है, डेटा याद कर लीजिए। इसका वाटर कंटेंट कितना होता है, वाटर कंटेंट वाला वैल्यू माइल्ड में कितना होता है, माइल्ड में कितना होता है, याद करने का तरीका एक फ्लो में 55, 50, 55, 50, 45, 45, 40। ठीक है, 55, 50, 45, 45, 40। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसलिए मैं लिखा दिया कि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको इसे देखने को मिलेगा, इसलिए टेबल को रेडी कर ले दोनों के केस में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IS 383 1970, 1970 द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट, द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट थ्रू ए 2.36 mm सीव। बताइए जोन सेकंड में, जोन सेकंड में पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट बताइए फॉर जो सीव नंबर दिया हुआ 2.36 सीव में कितना पास होता है। तो इसका टेबल हम लोग जानते हैं, टेबल बता दें 10 mm, उसके बाद 10 mm, उसके बाद 4.75, 2.36, 1.18। ठीक है, ये मेनली हम लोग का सीव साइज है। ठीक है, और हम जोन देखते हैं कौन सा, यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, जोन, जोन, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ। ठीक है, अब इसमें अब वैल्यू लिखते हैं। देखिए 10 mm के केस में कितना होता है 100 mm, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100। 4.75 के केस में 90, 90 से 100, 90 से 100, 90 से 100, 90 से 100। ठीक है, 2.36 के केस में 90 से हो जाएगा कितना ये 60, 60 से 60 से 60, 75, 85, 95, 60 से 60 से 95, 75 से 100, 85 से 100, 95 से 100। ठीक है, इसके बाद आपका 60 से कितना हो गया 30, 30 में क्या होगा 30, 55, 65, 75, 30, 30, 55, 65, 30, 30, 55। ठीक है, 30, 55, 75, 90। ठीक है, 90 से आपका जो हो जाएगा इसका होगा 30 से 70, 90, 75 से 100, 90 से 100। ठीक है, इसमें किसका पूछ रहा है जोन 2 का पूछ रहा है। ठीक है, जोन 2 का 2.36 में, 2.36 में। ठीक है, जोन जोन 2 में 2.36 में कितना है 75 से 100, 75 से 100, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें भाइयों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो यूज्ड टू ए डिजाइन ऑफ ए आरसीसी मेंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट। बताइए द मॉडुलर रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है बता दिए तो। मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जी, एम इक्वल टू, कितना बार बताएं बताइए, मॉडुलर रेशियो इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बाई इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलर रेशियो इज यूज टू ए ट्रांसफॉर्म द कंपोजिट सेक्शन इनटू ए इक्विवेलेंट होमोजेनियस सेक्शन अप टू ए मेड ऑफ इंटायरली वन मटेरियल। एक बार एकदम सही, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पोजेज a specific gravity value is 3.14, किसका होता है 3.14, 3.14 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, किसका होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए एज पर CPHEO रेजिडेंशियल प्रेशर हेड, प्रेशर हेड कितना होता है जी, टू मेंटेन द वाटर टू मेंटेन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन फॉर ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। बताइए बताइए, फॉर ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के केस में कितना होता है 7 मीटर, याद रखिएगा। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के केस में 7 मीटर, डबल स्टोरी
स्टोरी बिल्डिंग 12 मीटर, 3 स्टोरी बिल्डिंग के केस में 7 12 17 मीटर इन केस ऑफ, इसके केस में, ठीक है, CPH ओ के केस में जो को आपका प्रेशर होता है फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग का, सेकंड स्टोरी बिल्डिंग का एंड थर्ड स्टोरी बिल्डिंग का कितना होता है? फर्स्ट का 7 हो गया, 7 12 17, 7 12 17 याद कीजिए, फर्स्ट स्टोरी 7 12 17, 7 12 17, ठीक है। इतना बार मैं क्लास में बोल दूँ, 5 से देखिए 4 से 5 बार हम क्लास में रिपीट करते हैं, 2 3 बार 4 बार, जितना हम रिपीट करते हैं आपको उससे ज़्यादा रिपीट करना है, तो आपको क्लास में याद हो जाएगा। हम मेरा संकल्प यही है कि आपको क्लास में ऑब्जेक्टिव हो, सारा ऑब्जेक्टिव या फिर थियोरेटिकल सारा आपको मैं क्लास में याद करवा दूँ। आप 1 से 2 बार और वीडियो देख लीजिएगा, सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव मैं कराया हूँ सब आपको आपका माइंड में छप जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 7 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ ऑफिस इफ ए थियोरेटिकल वेलोसिटी 20 मीटर, कंसीडर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना है, एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर पर, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल डिस्चार्ज इक्वल टू आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट डिस्चार्ज इंटू थियोरेटिकल डिस्चार्ज, ये मेरा फार्मूला होता है, ठीक है। एक्चुअल डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू थियोरेटिकल डिस्चार्ज। हमको निकालना क्या है? जी? एक्चुअल वेलोसिटी निकालना, ठीक है। हमको एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है एट ए वेन कॉन्ट्रैक्टर पर, ठीक है। तो इफ द थियोरेटिकल वेलोसिटी कितना है जी? थियोरेटिकल वेलोसिटी आपको जो दिया हुआ है कितना है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो आपको दिया हुआ है 0.98 इंटू थियोरेटिकल वेलोसिटी 20, ठीक, 20 कितना होता है? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19.6 मीटर, ठीक है। कितना? 19.6 मीटर, 19.6 मीटर इसका एक्चुअल डिस्चार्ज आ गया, एक्चुअल डिस्चार्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए बेयरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन, बताइए। मैं सेम क्वेश्चन आपको मैं कराया हूँ, सेम क्वेश्चन इसी सेट से आया हुआ है, इससे पहले में जो सेट हुआ था उसी में सेम क्वेश्चन आया हुआ, बताइए क्या होता है जी? करेक्ट स्टेटमेंट बियरिंग और सर्वेलन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। आपका सर्वेयर कंपास इज यूज टू मेजरिंग द ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन डायरेक्टली, या फिर आपका ट्रू बियरिंग कैन बी मेजरिंग बाय यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास। Magnetic bearing of a survey line cannot be measuring by any instrument. Arbitrary bearing can be measuring the theodolite or sextant, बताइए। करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन, बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन का करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? तो देखिए इसमें से करेक्ट सबसे मोर करेक्ट बोला जाए तो करेक्ट स्टेटमेंट इज टू D is the correct answer. Arbitrary bearing can be measuring by a theodolite or sextant, ठीक है। सबसे एक्यूरेट यही है डी ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बाकी सर्वेयर कंपास क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास क्या है, इससे पहले मैं सेट में मतलब बताया हुआ हूँ, ठीक है। देखिए द वेन शेयर टेस्ट ऑन ए सॉइल सैंपल इज डिटरमाइन इट्स शेयर स्ट्रेंथ कैन बी परफॉर्म, बताइए। वेन शेयर टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो लेबोरेटरी मेथड है कि फील्ड मेथड है, सो पूछ रहा है, बताइए। ये दोनों होता है, ठीक है। ऑलवेज ये आपका लेबोरेटरी एंड फील्ड दोनों होता है, ठीक है। इसमें एक और इसका कुछ जानकारी मैं देता हूँ आपको। इसमें जो नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने लगाते हैं बताइए तो आपको। वेन शेयर टेस्ट में नंबर ऑफ ब्लेड 4 नंबर ऑफ ब्लेड लगा हुआ रहता है। ब्लेड का कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे लगा रहता है, ठीक है। और इसमें जो मेनली जो आपका फार्मूला इसका क्या होता है? फार्मूला जो इसका होता है
कितना था, टी डिवाइडेड बाई पाई h/2 प्लस d/6। हाँ ठीक है, टी या t² बाई पाई, एगो ये फार्मूला था इफ शेयर वन वन वे शेयर के केस में, इसी तरह कुछ था। अच्छा ठीक है, बता देंगे। ठीक है, ये फार्मूला सही है लेकिन थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ अ कन्वेंशनल टाइप ऑफ कंक्रीट। बताइए, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है वर्केबिलिटी फाइंड करने के लिए? इसे फाइंड करते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये फनल नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। बताइए, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट टू ए वाटर सिमेंटेनियस मटेरियल 0.5 दिया हुआ है। इट मेंशन फॉर IS 10/262 में, जोन 10/262 में दिया हुआ है। ठीक है, तो बताइए रेशियो कितना होता है उसका रेशियो? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है उसका रेशियो जी? ये आपका IS कोड का। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको रखना, याद करना पड़ेगा कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर ए वाटर टू सिमेंटेनियस मटेरियल ऑफ ए 0.5 सॉरी हाँ 0.5 इज मेंशन फॉर ए IS 10/262/2009 जोन ऑफ सैंड। ठीक है, देखिए जोन ऑफ सैंड इन किस जोन में, जोन ऑफ सैंड का क्या, कौन सा जोन में होता है? तो जोन ऑफ सेकंड। ठीक है, जोन ऑफ सेकंड, इसका सेकंड जो है सेकंड जोन में होता है। ठीक है, जोन सेकंड होता है। ठीक है, 0.5 की केस में याद रखिएगा, कोडल वैल्यू है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए 3 पॉइंट प्रॉब्लम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन ए प्लेन टेबल सर्विंग इज, बताइए, रिसेक्शन। 3 पॉइंट प्रॉब्लम प्रोवाइडिंग ए प्लेन टेबल, रिसेक्शन मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ ए पार्शियली सेपरेट सिस्टम। बताइए डिसएडवांटेज क्या है पार्शियली सेपरेट सिस्टम के लिए? In a partially separate system, the cost of pumping is increased. The cost of pumping is increased as a compared to a separate system. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ए पार्शियली सेपरेट सिस्टम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी में नो डेवलप इन ड्राई फ्लो कंडीशन। क्या ये सही है? डिसएडवांटेज पूछ रहा है, देखिएगा, एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज पूछ रहा है। इन ए पार्शियली सेपरेट सिस्टम, पार्शियली सेपरेट है दोनों। ठीक है, इसमें सेपरेट सिस्टम है, सेपरेट सिस्टम का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। पार्शियली सेपरेट सिस्टम, द कॉस्ट ऑफ पंपिंग इज इंक्रीज एज कम्पेयर टू सेपरेट सिस्टम। एकदम सही है ये। सेपरेट सिस्टम के केस में आपका जो बोल रहा है कि नहीं, जो पार्शियली सेपरेट सिस्टम है इसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ सेपरेट सिस्टम के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सही है। इन ए पार्शियली सेपरेट सिस्टम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी में बी नॉट डेवलप इन ए ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है। कन्वर्ट द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन PQ दिया है पूरे होल सर्कल बियरिंग कितना दिया है जी? मेजरिंग PQ इन होल सर्कल बियरिंग, जो कि डेंटल बियरिंग में दिया हुआ है। बताइए कैसे निकलेगा जी? कितना दिया हुआ है होल सर्कल बियरिंग? WCB जो दिया हुआ है, WCB कितना है? 75 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और ये जो मेरा होल सर्कल हमको निकालना कोरेंटल बियरिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या होता है? कोरेंटल बियरिंग में जो होगा आपका होल सर्कल बियरिंग दिया हुआ है, तो मेरा जो होता है थीटा इजकल टू कितना, 0 से 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इजकल टू 0 से 90 डिग्री, तो सो हम लोग कोरेंटल बियरिंग बोल सकते हैं। कोरेंटल बियरिंग जो आपका होता है साउथ नॉर्थ ईस्ट हम लोग बोल सकते हैं। फर्स्ट मेरा जो क्वाड्रेंट जाता है किस में जाता है? नॉर्थ से नॉर्थ 75 डिग्री 30 मिनट ईस्ट बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो होल सर्कल बियरिंग में तो कोई चेंज, 0 से 90 डिग्री है, कोई चेंजिंग नहीं, सेम एज। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें।
करेंटल बेयरिंग, ठीक है, कन्वर्ट करके यही मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, कैलकुलेट द प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर एट ए पॉइंट विच इज 3 मीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड हैविंग डेंसिटी इतना दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिए 1.2 इंटू 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 3 kg/m³। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया हुआ है। प्रेशर प्रेशर निकालना है तो कैसे निकलेगा, रो जी एच लगाइए, रो जी एच, रो कितना है जी, 1.2 गुना 10 के पावर 3 जी 10 इंटू एच मल्टीप्लाई कीजिए, 12×36, 12×36 किस में जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू तरजागी थ्योरी ऑन वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन द डायरेक्शन ऑफ लोड इज अप्लाइड। बताइए, तरजागी थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, इसमें डायरेक्ट लोड जो होता है किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है, बताइए तो। डायरेक्शन ऑफ लोड इज अप्लाइड ऑन, एलवेज आप याद रखिएगा, अगर बोल देगा तरजागी थ्योरी वन डायमेंशन में, तो लोड जो अप्लाइड करता है, लोड इसका जो एजम्पशन है कि लोड इज अप्लाइड ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अगर याद ध्यान रखिएगा कि देखिए ये बोल रहा है 3 डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली वन डायरेक्शन एंड डिफॉर्म अकर्स इन ऑल डायरेक्शन, ये नहीं होता है, ठीक है जी। मान के चल लोड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वन डायरेक्शन में, लेकिन जो मेरा डिफॉर्मेशन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लीकेशन, जिधर मेरा लोड लग रहा है उसी दिशा में मेरा आपका डिफॉर्मेशन भी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, लोड द डायरेक्शन ऑफ लोड इज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, वन डायरेक्शन में अप्लाइड होता है एंड डिफॉर्मेशन अकर्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लीकेशन ऑफ लोड, मतलब जिधर से, ठीक है, अगर वर्टिकल हम लोड अप्लाई किए हैं तो मेरा जो डिफॉर्मेशन भी होगा मेरा वर्टिकल होगा, अगर हम हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई किए हैं तो डिफॉर्मेशन भी होगा मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए वाटर इज इंडिपेंडेंट। बताइए किस पे डिपेंड नहीं करता, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट किस पे डिपेंड नहीं करता है, वाटर सीमेंट रेशियो, मेथड ऑफ क्वेरिंग, शेप ऑफ एरिएट करता है, एडमिक्सचर भी करता है, वाटर सीमेंट रेशियो, मेथड ऑफ क्योरिंग पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमना विद रिस्पेक्ट टू इट्स यूजिंग ए पैरेलल एक्सिस थ्योरम टेक द विड्थ ऑफ इतना एम एंड हाइट इतना एम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है। देखिए आई एक्सेस के अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर सेक्शन का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी डी क्यू डिवाइडेड बाय 12। तो बी मेरा कितना है, विड्थ मेरा कितना है 150 इंटू डी कितना है, डी डी कितना है जी, डी मेरा 200 का क्यू डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तब आएगा 100 गुना 10 के पावर 6 मीटर का mm के पावर 4, ये आपका आ गया आई एक्सेस, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस एक्सिस, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना विथ रिस्पेक्ट टू इट्स यूजिंग ए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। द पैरेलल एक्सिस थ्योरम के क्या होता है, आई इजकल टू आई 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 इजकल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है, ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है 100 गुना 10 के पावर 6 प्लस एरिया कितना होगा जी, ठीक है, एरिया कितना होगा 15 गुना 200, सॉरी 150 गुना 200 कितना होगा 3000, 3000 आपका एरिया हो गया, उसके बाद 30,000 इंटू उसके बाद मेरा क्या है ए एच का स्क्वायर, एच मेरा कितना 200 का स्क्वायर कीजिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए इन एग्जांपल ऑफ ए सरफेस वाटर फॉर ए वाटर सप्लाई, बताइए
किसका, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सरफेस वाटर का बताइए तो? एक्वाफर, रॉक, फिशर्स वाटर, रिचार्ज ग्राउंड वाटर। एग्जाम्पल ऑफ ए सरफेस वाटर सोर्स, सरफेस वाटर सोर्स। देखिए क्या होता है ना, जो आपका ईस्ट्यूरी दिया हुआ है, ठीक है, ईस्ट्यूरी क्या होता है? ईस्ट्यूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं कि सरफेस सोर्स ऑफ सरफेस वाटर है, ठीक है। ईस्ट्यूरी, ईस्ट्यूरी क्या होता है ना, क्या है, एक तरह से ये कोस्ट, मतलब मान के चलिए कि एक तरह से ये, जैसे आप लोग ड्रेनेज गैलरी पढ़े होंगे, ठीक है, ड्रेनेज गैलरी पढ़े होंगे, जस्ट लाइक उसी टाइप से एक ये भी एक आपका बॉडी होता है, ठीक है, जो कि कोस्ट, जो आपका रिवर है, रिवर के कोस्टल लाइन में या फिर जो आपका सी के कोस्टल कोस्टल एरिया में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। मेनली इसका यूज हम लोग करते हैं किसमें? सरफेस वाटर फॉर वाटर सप्लाई के केस में, ठीक है। वाटर सप्लाई के केस में आपका किसको यूज करते हैं मोस्ट? उसका एग्जाम्पल है आपका स्ट्यूरी, ठीक है। स्ट्यूरी जो एग्जाम्पल ऑफ वाटर सरफेस वाटर सोर्स फॉर ए वाटर सप्लाई के केस में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए गुड ब्रिक अर्थ। बताइए कौन गलत है? मैग्नीशिया इन ए ब्रिक इम्पार्ट येलो ब्रिक, ये आपका सही है। गुड ब्रिक अर्थ शुड बी कंटेन 10, गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन ऑफ मैग्नीशिया कितना जी? मैग्नीशिया 10 से 13%। यही हमको गलत लग रहा है। एल्युमिनिया प्लास्टिसिटी, ये आपका सही है। गुड ब्रिक अर्थ शुड बी कंटेन अबाउट 20 से 30% ऑफ एल्यूमिना, ये भी सही है। लेकिन देखिए आपका जो क्या बोल रहा है, मैग्नीशिया इतना नहीं होता है। मैग्नीशिया शायद पॉइंट, मैग्नीशिया ऑलवेज लेस देन 1% होता है, ठीक है। मैग्नीशिया लेस देन 1 होता है, ठीक है। जो कि यहाँ कितना बोल रहा है, 10 से 13% बोल रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्ट ऑन ए कोर्स एग्रीगेट टू डिटरमाइन देयर टफनेस। बताइए टफनेस के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं? अब्रेस इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, ठीक है, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर ए स्टैटिकली इंडिटरमिनेट ट्रस। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट ट्रस के लिए फॉर्मूला बताइए, कौन सा फॉर्मूला है? m+r - ग्रेटर देन 2j, ठीक है। फॉर इन केस ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, याद रखिएगा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट ट्रस के लिए जो फॉर्मूला होता है m+3 ग्रेटर देन 2j, ठीक है। इसके बाद ठीक है, m+3 ग्रेटर देन 2j। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सॉइल सैंपल हैविंग 200 ग्राम, 200 ग्राम, ए सॉइल सैंपल हैविंग जिसका वेट है 200 ग्राम, आफ्टर ओवन ड्राइंग द वेट ऑफ वेट रिड्यूस 90 ग्राम, व्हाट विल बी द वेट ऑफ वाटर बिफोर ओवन ड्राइंग। बताइए, निकालिए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा जी वेट ऑफ ड्राई? बताइए, W2 माइनस W1, W2 कितना है 120 माइनस 90 ग्राम इजकल टू 30 ग्राम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए अजम्पशन मेड इन ए डेरिवेशन ऑफ यूलर क्रिटिकल लोड ऑन ए कॉलम। बताइए उसके केस में कौन सा बोल रहा है कि कौन सा गलत है। देखते हैं, the maximum attends its maximum bending moment before buckling, the column is perfectly straight, non crookedness, ठीक है। the load acting on a column the load acting on a column and axial, ये भी सही है। modular of elasticity E and moment of inertia I of a column are constant, ये भी सही है। तो फिर से पढ़ते हैं, गलत पूछा है ना, वही तो बोल रहे हैं। द मेंबर अटेंड्स इट्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बिफोर बकलिंग, यही तुमको गलत लग रहा है जी। यही गलत है, ठीक है। द मैक्सिमम अटेंड इट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बिफोर बकलिंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मतलब रॉन्ग पूछा है ना, बाकी सारे सही स्टेटमेंट है आपका यूलर क्रिटिकल लोड के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बीम क्रॉस सेक्शन के बीच में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। बताइए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है। द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ए शियर स्ट्रेस इज रेक्टेंगुलर। द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बीम क्रॉस सेक्शन एट ए न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू ए 0.5 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस।
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस इन ए ट्रायंगुलर बीम इज इक्वल टू द 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। बताइए क्या होगा रेक्टेंगुलर बीम के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आप लोग जानते हैं टाउ मैक्स 2/3 टाउ एवरेज, जो कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ट्रायंगुलर के केस में भी आपका सेम होगा टाउ मैक्स 1.5 टाउ एवरेज, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन इज ए करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए एडॉप्ट, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, इज अडेप्ट इन ए वाटर ट्रीटमेंट व्हेन देयर इज ए एपिडेमिक इन द लोकेलिटी। बताइए सुपर क्लोरिनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, प्री क्लोरिनेशन या डबल क्लोरिनेशन। सुपर क्लोरिनेशन इन केस एपिडेमिक के केस में हमेशा सुपर क्लोरिनेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में कभी हम लोग डिटेल क्लास लेंगे कि क्लोरिनेशन के जो पार्ट होते हैं ना, प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन, इसके बारे में एक शॉर्ट 10 मिनट का वीडियो लाऊंगा और मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, ऐसे भी इसका सही है। और ये तो सेम क्वेश्चन रिपोर्ट हो गया। इज अडॉप्ट इन वाटर ट्रीटमेंट व्हेन देयर इज एपिडेमिक के सिचुएशन के समय हम लोग सुपर क्लोरिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? सुपर क्लोरिनेशन। तो आज का क्लास स्टार्ट, मतलब आज का सेट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग 2023 के पेपर का ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट डे में, मतलब नेक्स्ट डेट का कब हुआ था देखते हैं, और उसी के सेट से हम लोग फिर नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।